स्टूडेंट्स, आज जो हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम एक बार पढ़ चुके हैं। रिवीजन के हिसाब से रिवीजन है आज। एक बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज फिर से वो रिवाइज करने वाली हूँ। उसके बाद जो भी डाउट रहेगा वो सब लास्ट में। ओके। भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां, ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर का रिवीजन है। तो उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके पहले भी बहुत अच्छे से हो गया था डन ये चैप्टर। तो भारत के सम्मुख चुनौतियां, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक सेकंड, स्टार्टिंग में ही जैसा मैंने बताया था कि ये नाइन्थ का जो हिस्ट्री है 1961 से लेकर 2000 के बीच का हिस्ट्री है। तो उस टाइम पे जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के सम्मुख बहुत सारी चुनौतियां थी, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जो चुनौती थी, जो समस्याएं थी, वो बाहर की तरफ से ही आ रही थी। ये आंतरिक चुनौतियां हैं। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? बाहरी चुनौतियां, जैसे पाकिस्तान, चाइना, इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते थे। तो ये आंतरिक मतलब अंदर साइड जो बहुत बड़ी समस्या थी, उसका हमारे देश ने किस तरह से उसका सलूशन निकाला और हम आगे बढ़े। तो जो फर्स्ट है, पंजाब में असंतोष। तो ये जो पंजाब राज्य है, वहाँ पे असंतोष की भावना थी। वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे। क्या रीजन था कि वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं थे? क्यों वहाँ पे अफरा तफरी मची हुई थी? पंजाब राज्य के प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल ने वर्ष 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। तो पंजाब राज्य का जो एक वहाँ का जो राजनीतिक दल था, जैसे आप लोग बहुत सारा राजनीतिक दल के बारे में अभी आप जानते हो, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, ये सारे राजनीतिक दल हैं। तो उसी तरह से पंजाब में जो प्रमुख जो मेन राजनीतिक दल था, उसका नाम था अकाली दल। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया 1973 में, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। वो प्रस्ताव तो पारित किया। अब उस प्रस्ताव को पारित करने का उनके रीजन क्या था? क्यों ये प्रस्ताव बनाया गया था? कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो रीजन क्या था? इस प्रस्ताव के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दे। उनका क्या मानना था कि जो चंडीगढ़ है वो भी पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, उसे पंजाब में ही शामिल कर दो। अन्य राज्यों के पंजाबी भाषाई प्रांत पंजाब में समाविष्ट करें, बोलते हैं। और बाकी अन्य राज्य में जो भी पंजाबी लोग रह रहे हैं बाकी अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों को भी पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि करें। और क्या डिमांड था अकाली दल के लोगों का? पहला डिमांड, चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बनाए। दूसरा कि बाकी जो पंजाबी भाई हैं, जो भाषा के लोग जहां जहां रहते हैं, उनको भी इसमें समाविष्ट करें। और तीसरा, सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि हो। सेना, मालूम आपको पता ही है, जो हमारे सेना बॉर्डर पे लड़ते हैं, उसमें जो नियुक्ति की जाती है, सिखों की नियुक्ति अधिक की जाए। पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्त दें, जैसे अनेक मांग की गई थी। और जो पंजाब राज्य है उसे अधिक स्वायत्त, ज्यादा इम्पोर्टेंस मिले, इस तरह की मांगे अकाली दल के लोगों ने सरकार से की। वर्ष 1977 में अकाली दल ने सत्ता ग्रहण करते ही अपनी पुरानी मांगों के साथ नदी के जल बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए तथा अमृतसर शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए जैसी मांगे रखी। और 1973 में तो उनके जो डिमांड थे कि चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाएं, बाकी सेना में भी अधिक से अधिक नियुक्ति पंजाबियों की होनी चाहिए, पंजाब को अधिक स्वायत्त, अधिक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। फिर 1977 में इनके जो डिमांड थे और बढ़ गए। उनके जो पुराने डिमांड क्या थे कि जो पानी है, जो पानी का जो बंटवारा है, वो ज्यादा से ज्यादा पंजाब को दिया जाए। और अमृतसर, अमृतसर आप लोग को पता है, वहाँ गोल्डन टेम्पल है।
तो उसे पवित्र शहर का खिताब दिया जाए, पवित्र शहर माना जाए, ऐसी ऐसा खिताब दिया जाए। वर्ष 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान आंदोलन ने जोर पकड़ा। इस अवधि में अकाली दल का नेतृत्व संत हरचरण सिंह लोंगोवाल कर रहे थे। वे स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के विषय में निर्देश देते थे। क्या बोलते हैं कि बाद में क्या हुआ, स्वतंत्र खालिस्तान के लोगों ने भी आंदोलन किया। ये आंदोलन का नाम है स्वतंत्र खालिस्तान। इस आंदोलन ने जोर पकड़ा 1980 में, और उसका उस अकाली दल के जो नेता थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर थे, वो थे संत हरचरण सिंह लोंगवाला, और वो स्वर्ण मंदिर में जाकर बैठ के जो उनके कार्यकर्ता थे, उनका नेतृत्व करते थे, उनको गाइड करते थे कि कैसे करना है आंदोलन। स्वर्ण मंदिर के दूसरे ओर कट्टर खालिस्तानवादी जनरल सिंह भिंडारा वाले के आसपास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठा होने लगे। और एक स्वर्ण मंदिर में कौन बैठे थे, संत हरण सिंह सिंह लोंगावाल, वो स्वतंत्र खालिस्तान से थे। और एक थे स्वर्ण मंदिर के जो दूसरी ओर थे कट्टर खालिस्तानवादी, जिनका नाम था जनरल सिंह भिंडारा वाले। वो उनके आसपास शस्त्रधारी अनुयायी, जो शस्त्र के साथ में, वेपन्स के साथ में लोग इकट्ठा होने लगे। इसी अवधि में आतंकवादी गतिविधियां भी प्रारंभ हुई। एक तो पंजाब में ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा था, उसी में आतंकवादी भी धीरे धीरे आ गए। वर्ष 1981 में संपादक लाला जगत नारायण की हत्या के आरोप में भिंडारा वाले को बंदी बनाया गया। तो 1981 में जो लाला जगत नारायण की हत्या का आरोप लगा भिंडारा वाला को, और उन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। इसके बाद क्या स्थितियां और बिगड़ती चली गई। परिणाम स्वरूप 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 1973 से प्रॉब्लम शुरू हो चुके थे। अपना अपना लोग विरोध कर रहे थे, उनको पंजाब में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो धीरे धीरे जाते जाते 1983 तक भारत पंजाब की हालत और खराब हो गई, और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये आप लोगों ने देखा रहेगा फोटो वगैरह में, गोल्डन टेम्पल। हाँ, जो अमृतसर शहर में ये गोल्डन टेम्पल है, इसी शहर को बोला गया था कि इसे पवित्र शहर का खिताब मिलना चाहिए। और इसी गोल्डन टेम्पल में बैठ के हरचरण सिंह नेतृत्व करते थे कार्यकर्ताओं का, और इसके अपोजिट साइड में भिंडारा वाले थे। बाद में भिंडारा वालों को बंदी बना दिया गया। बंदी क्यों बनाया गया? क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जगत नारायण जी की इन्होंने हत्या कर दी थी। और धीरे धीरे आतंकवादियों का भी हमला शुरू हो चुका था पंजाब पे। अब हम पढ़ेंगे, भिंडारा वाला अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया। ये जो धार्मिक स्थान अभी मैंने आपको दिखाया, ये स्वर्ण मंदिर, जो भिंडारा वाले थे वो इसमें रहने चला गया। भिंडारा वाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया, और जो उनके अनुयायी थे, जो उनके कार्यकर्ता थे, वो स्वर्ण मंदिर को अपने नियंत्रण में, अपने कब्जे में कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि पंजाब की शांति खतरे में पड़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब क्या था कि स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी आके बैठ गए थे। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पंजाब में जो पूरी तरह से अशांति छा चुकी थी, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आतंकवादियों को बाहर खदेड़ना। जो सबसे बड़ा कार्य था, आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना। स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों को बाहर खदेड़ देना मुख्य कार्य था। क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जो मेन कार्य था सरकार का, स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकाल देना। यह कार्य मेजर जनरल कुलदीप सिंह बारर को सौंपा गया। और यह कार्य जो उस टाइम पे जो सैनिक, जो मेजर थे कुलदीप सिंह बारर, उनको सौंपा गया। 3 जून 1984 को सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान प्रारंभ हुआ। और ये जो मिशन है, जो उनका मिशन था कि आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना है, ये मिशन की शुरुआत हुई 3 जून 1984 को। इस मिशन का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार, और 6 जून को समाप्त हुआ। 3 जून को शुरू हुआ, 6 जून को समाप्त हुआ। मतलब ये जो मिशन है, ये 3 दिन तक चलता रहा। इस सैनिकी कार्यवाही में भारतीय सेना ने विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। क्या बोलते हैं, ये जो ऑपरेशन चल रहा था, ये जो मिशन चालू था, इसमें भारत के सैनिकों ने संयम बरतते हुए अच्छा कार्य किया। भिंडारा वाला के साथ साथ अन्य दूसरे आतंकवादी भी मारे गए। इसमें भारतीयों की जीत हुई, और भिंडारा वाले के साथ साथ जो दूसरे आतंकवादी थे वो भी मारे गए।
इसके बाद वर्ष 1986 में स्वर्ण मंदिर में पुनः एक बार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहते हैं। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली। क्या बोलते हैं कि एक बार आतंकवादियों का कब्जा स्वर्ण मंदिर में हुआ था, तो उनको ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया गया, जो 3 जून 1984 को शुरू किया गया था और 6 जून को समाप्त हुआ था। 3 दिन तक ये मिशन चला था और इसमें सक्सेस भी हुए थे और भिंडारावाले के साथ अन्य आतंकवादी भी मारे गए। तो उसके बाद 1986 में, मतलब एक पहला 84 में हुआ था ये मिशन और दूसरा 86 में, 2 साल बाद ही फिर से वहाँ पे पुनः आतंकवादी आ गए थे, तो फिर एक नया ऑपरेशन शुरू किया गया, नया मिशन शुरू किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। कालांतर में पंजाब में शांति स्थापना के कार्य को गति मिली और आगे जाकर पंजाब में शांति स्थापित हो गई। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हर एक राज्य को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, जो अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, उनका सॉल्यूशन ढूंढते हुए धीरे-धीरे भारत को आगे बढ़ना पड़ता है। अब आगे क्या, ये आप देख रहे हो, ये तो आपको मालूम ही रहेगा, अपना इंडिया का मैप है। ऊपर उत्तर, नीचे के साइड दक्षिण, आपके लेफ्ट साइड पश्चिम और राइट साइड पूर्व है। अब आगे जाके जो हम नया पढ़ेंगे, भारत की पूर्वोत्तर भारत की समस्या। अभी तो हमने पंजाब का देखा, पंजाब देखो आपको दिख रहा होगा, पंजाब चंडीगढ़। तो पंजाबियों का जैसे मानना था कि चंडीगढ़ पंजाब को मिला, तभी पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। वो अभी प्रॉब्लम क्या थी पूर्व साइड के भारत की, जो पूर्व साइड में कौन-कौन से राज्य थे, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। अब इन सब राज्यों का क्या प्रॉब्लम था, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखो, ये मैंने अलग से फोटो भी निकाला है पूर्व साइड का भारत। जो ये राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अभी इन 8 राज्यों का समूह है। भारत के पूर्व साइड जो राज्य है, ये 8 राज्यों का समूह है। अब इनकी क्या समस्याएँ थी, इनकी क्या डिमांड्स थी, इसको इसका सॉल्यूशन ढूँढते हुए भारत को आगे लेकर जाना था। पूर्वोत्तर भारत की समस्या। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। इन 8 राज्यों को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। जैसे वो 8 अलग-अलग राज्य हैं, हम सभी जानते हैं जब अलग-अलग राज्य है तो वहाँ पे वंश के नाम पे, भाषा के नाम पे, संस्कृति के नाम में विविधता दिखाई देती है। लोगों की भाषाएँ अलग होती हैं, उनके कल्चर अलग होते हैं। तो जब 8 राज्य हैं तो विविधता तो रहेगी ही। इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के कार्य प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल की। अब उस टाइम पे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या कार्य था कि ये जो 8 राज्य हैं, इनको नॉर्मली भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारत के साथ में जोड़ना चाहिए। वर्ष 1954 में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल नामक क्षेत्र का गठन किया है। यह प्रदेश भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। पंडित नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। वर्ष 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मोटो था कि ये जो पूर्वोत्तर साइड के भारत है, इनको आगे बढ़ाना है, इनका विकास करना है, लेकिन इनका विकास करते हुए उनकी भाषा और उनकी संस्कृति खतरे में नहीं पड़नी होगी, यह ध्यान में रखकर इस क्षेत्र का विकास करना होगा। तो 1965 में उस क्षेत्र का जो दायित्व था, पूरी ज़िम्मेदारी जो थी, वो विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। तो अब हम जो पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए वर्ष 1974 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। आर्थिक
तथा सामाजिक क्षेत्र के सामान्य हित, अंतर्राज्यीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के कार्य थे। बोलते एक नया कानून बनाया गया 1971 में, पूर्वोत्तर परिषद कानून। इस कानून का कार्य था कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में जो भी आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के समान हित जो भी अधिकार है सबको समान रूप से मिलना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिवहन, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधित केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे। अगर उस क्षेत्र में बाढ़ वगैरह जो भी आती है, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इन सब से रिलेटेड जो सलाह है वो केंद्र सरकार को देना इस परिषद का काम था। कौन सा परिषद बनाया गया था? पूर्वोत्तर परिषद कानून। अब हम जो 8 राज्यों का समूह हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत का पूर्वोत्तर जो है 8 राज्यों का समूह है, तो पहला है मिजोरम। अब मिजोरम का क्या प्रॉब्लम था? मिजोरम राज्य का वो देखेंगे। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। क्या बोलते हैं, जो पूर्व साइड के जो भारत है, जो मिजोरम राज्य है, इनका अपना पुराना इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजो बहु लुशाई टीले वाले क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। क्या बोलते हैं, भारत स्वतंत्र होने के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद मिजो बहुल लुशाई टील वालों के क्षेत्र के जिलों को प्रशासन संबंधी जो उनको स्वायत्तता, जो अधिकार मिलने चाहिए वो उनको दी गई। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया। केंद्र सरकार ने एक 1954 में एक भाषावार प्रांत रचना आयोग का गठन किया। 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में मिजो नेता लाल डेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। बोलते 1959 में जो अकाल पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था, उसमें जो लाल डेंगा थे, मिजो नेता, मतलब जो मिजोरम के जो नेता थे लाल डेंगा, इन्होंने बहुत उनके आम जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए थे उस अकाल में। वर्ष 1968 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट संगठन की स्थापना की। मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की। 1959 में जो भीषण अकाल पड़ा था उसमें जो उनके जो नेता थे लाल डेंगा ने, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। 1966 में उन्होंने मिजो नेशनल फ्रंट के अंतर्गत उन्होंने एक डिमांड की, स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र, मतलब एक अलग कंट्री की मांग की। हमारा जो मिजोरम है वो अलग कंट्री घोषित किया जाए, ऐसा उनका डिमांड था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। उनका जो डिमांड था, जो विद्रोह था कि हमें राज्य नहीं बनना है, हमें एक राष्ट्र बनना है, एक अलग कंट्री बनना है, तो इस तरह की उन्होंने डिमांड किए। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनके विद्रोह को उन्होंने विफल बनाया। वर्ष 1972 में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उनका जो लाल डेंगा थे उनके विद्रोह को विफल किया गया और 1972 में परिस्थिति सामान्य हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया और मिजो बहुल को अलग राष्ट्र नहीं बनाया गया, उसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। संघ शासित प्रदेश का दर्जा मतलब फैसिलिटी कुछ ज्यादा दी जाती है इस राज्य को। लाल डेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने और जो वो राज्य बना मिजोरम राज्य, उसके मुख्यमंत्री जो थे वो लाल डेंगा को बनाया गया। नेक्स्ट राज्य नागालैंड। अब नागालैंड की क्या समस्या थी, उनके क्या डिमांड थे, अब उनका कैसे सलूशन ढूंढा गया। नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। क्या बोलते हैं, नागा जनजाति योद्धा, मतलब जो युद्ध करते हैं, उस रूप में उसकी पहचान बनी हुई है। पूर्व में हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती है। बोलते पूर्व साइड, हिमालय के पूर्व साइड में जो नागा टीले, असम, म्यांमार, ऐसे जगह पे नागा जनजाति के लोग बसे हुए हैं। वर्ष 1946 में कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की। बोलते नागालैंड में जो पढ़े लिखे लोग थे, नागा जनजाति में जो कुछ यंग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, एनएनसी, नागा नेशनल काउंसिल।
आगे चलकर उन्होंने नागालैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मांग की। उनका भी सेम डिमांड था। जो पढ़े-लिखे लोग थे उन्होंने एनएनसी नामक एक संगठन की स्थापना की और आगे चल कर के उन्होंने भी यही डिमांड किया कि नागालैंड हमें अलग कंट्री चाहिए, हमें राज्य नहीं बनना। उन्होंने भी स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। वर्ष 1954 में एनएनसी ने नागालैंड की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की बोलते हैं और 1954 में नागालैंड को स्वतंत्र राज्य उनके भी डिमांड नहीं माने गए और 1954 में उसे भी स्वतंत्र राज्य स्थापना मतलब उसे स्वतंत्र राज्य की घोषणा की गई। वर्ष 1955 में असम राइफल्स के सैनिकों और स्थानीय लोगों में हुई मुठभेड़ को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही की गई। केंद्र सरकार और एनएनसी के बीच बातचीत के अनेक दौरे हुए। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। जो नागालैंड के लोगों का जो डिमांड था कि नागालैंड को अलग राष्ट्र बनाना है, अलग कंट्री बनाना है, बाद में केंद्र सरकार जो सरकार थी और एनएनसी जो उन्होंने संगठन बनाया था एनएनसी के लोगों के बीच बातचीत हुई, अनेक दौरे हुए मतलब अनेक दौरे पे बातचीत हुई और इन सब बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसे संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना चाहिए। नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और सुएनसोंग क्षेत्र को इकट्ठे कर 1 दिसंबर 1964 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। अब हम जो नेक्स्ट है पढ़ेंगे नागालैंड के बाद कौन सा राज्य है। अभी तक हमने 3 राज्यों के बारे में पढ़ा। अब है असम। वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थानांतरितों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। क्या बोलते हैं कि 1983 में असम बांग्ला भाषी मतलब भाषा को लेके बांग्ला भाषा के स्थानांतरित हो जो लोग स्थानांतरित हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे इन सब को लेकर एक तीव्र आंदोलन छेड़ा गया। वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री शंकर राव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच समझौता हुआ और असम के घुसपैठी बांग्लादेशी नागरिकों को उनके स्थान पर फिर से भेजना निश्चित हुआ। असम में जो भी बांग्लादेशी आए थे पहले भाषा विवाद के नाम पे बहुत सारे लोग अपनी जगह को छोड़ के असम में आके बस गए थे। तो उस टाइम पे जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और गृह मंत्री शंकर राव चौहान और वहाँ के जो नेता थे असम के नेता प्रफुल्ल महतो इन सबके बीच में समझौता हुआ, बातचीत हुए और असम के घुसपैठी जो भी बांग्लादेशी घुसपैठी थे उनको उनके जहाँ से वो आए थे उनके स्थान पे भेजा जाएगा यह निश्चय किया गया। वर्ष 1986 में असम विधानसभा के चुनाव हुए और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महतो मुख्यमंत्री बने। इससे असम में शांति स्थापित होने में सहायता मिली। इससे क्या हुआ 1986 में चुनाव हुए और चुनाव में जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम था प्रफुल्ल कुमार महतो और इस तरह से असम में जो अशांति थी वो खत्म हुई और शांति वहां पे स्थापित हुई। अब जो नेक्स्ट राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 1954 में नेफा क्षेत्र की निर्मित हुई। वर्ष 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा। बोलते हैं कि 1954 जो नेफा क्षेत्र है इसकी निर्मित हुई और अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा बोला जाता है सबसे पहले जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि सूर्य जो पूर्व साइड से उगता है तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूर्व साइड में ही है, भारत के पूर्व साइड में है तो वहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है इसीलिए उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश को। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को भी स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया कौन से सन में 20 फरवरी 1987 को। वर्ष 1960 से 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाएं और औद्योगिकीकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे
बढ़ रहा है। तो इस तरह से हमारे देश की सरकार के सामने जो चुनौतियाँ थी कि भारत देश को भी आगे लेके जाना था, तो अंदरूनी बहुत सारी चुनौतियाँ थी, बहुत सारे राज्य अपना अलग-अलग डिमांड्स रख रहे थे, तो भारत देश के सरकार ने किस तरह से उनके डिमांड्स को कंप्लीट किया और आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक था अरुणा यहीं तक था, ये रिवीजन का जो एक हिस्सा था यहीं तक था। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। उसके बाद भी अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। आगे का जो है वो भी एक बार पढ़ाया जा चुका है, नक्सलवाद मतलब बाकी कौन-सी समस्या है, नक्सलवाद, संप्रदायवाद, वो नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। ये अभी तो नहीं लेना है, नेक्स्ट चैप्टर में है नक्सलवाद, ये सब सारे चैप्टर। अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। मुझे हेलो लगता है टीचर, आज गुड ज़्यादा मॉर्निंग। अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ सर, बोलिए। टीचर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों पड़ा? 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट, 2 मिनट। पहले मुझे ये देखने दो किन-किन बच्चों ने हैंड रेज़ किए हैं। बीच में से नहीं बोलना है किसी को। हाँ, किसका क्वेश्चन था? सुमित का? हाँ क्वेश्चन टीचर। कौन कर रहा है? नाम बोलो। सुमित। सुमित यादव। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ टीचर, ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों करना पड़ा? बता रही हूँ। ऑपरेशन देखो, जैसा कि ये एक बार तो हो चुका है पढ़ा के, रिवीजन है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों करना पड़ा? कि पंजाब में अशांति फैली हुई थी, वहाँ के जो अकाली दल के लोग हैं, पंजाब को जो भी उनके डिमांड्स थे कि पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए, सैनिकों में पंजाबियों की भर्ती ज़्यादा होनी चाहिए, तो उसमें 2 दल हो गए थे। तो वहाँ पे जो भिंडारा वाले थे, वहाँ जो स्वर्ण मंदिर था, स्वर्ण मंदिर में आतंकवादी जाके छुपकर बैठ गए थे। तो आतंकवादियों को भगाना सबसे बड़ा कार्य था, है ना? तो इसीलिए जो मिशन शुरू किया गया, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आतंकवादियों को भगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये मिशन शुरू किया गया था। और ये मिशन 3 दिन तक चला था, 3 जून से शुरू होकर 6 जून तक। उसके बाद फिर से स्वर्ण मंदिर मंदिर में आतंकवादी आके 1986 में बैठ गए थे। तो उस टाइम पे फिर से वही शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है? थैंक यू टीचर। आतंकवादियों को भगाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन मतलब मालूम है उनका मिशन था। मिशन शुरू किया गया था कि उनको वहां से खदेड़ना है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवा। शिवा, हेलो टीचर। शिवा बोल रहे हो ना? यस टीचर। हाँ बोलो। हेलो टीचर। जो ये सब जो ये सब पूर्व उत्तर भारत की समस्या थी, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य राज्य देश क्यों बनना चाहते थे? वही तो बात है, ये सब भारत के ही राज्य भारत के ही हिस्सा हैं। उनका डिमांड्स था। आज भी देखो ना, अगर आज का राजनीतिक देख लो ना तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम डेली होती रहती है ना। न्यूज़ देखते हो ना आजकल? कुछ ना कुछ देखो प्रॉब्लम हो रही है। अभी जैसे अभी चाइना का चल रहा था, भारत और चाइना का देखो बॉर्डर पे चल रहा है। चल रहा है ना प्रॉब्लम? हाँ तो बोलो। हेलो? अरे हाँ बोलो, शिवा। हाँ टीचर। हाँ, जैसे अभी आज भी ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये जो हिस्ट्री 1961 से 2000 के बीच का पढ़ रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आज का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। आज भी देखो ना सीमा पर भारत और चीन का चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना। अब वो पूछोगे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? तो वो तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी ढूँढेंगे। तो उस टाइम पे जो राज्य थे, वहाँ पे जो नेता थे अलग जैसे मिज़ोरम हो गया, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के जो लीडर थे, उन्होंने डिमांड किया था कि हमको अलग कंट्री चाहिए, हमको राज्य नहीं बनना है, हमको अलग से देश ही बनना है। लेकिन उनका भी सॉल्यूशन भारत देश ने ढूँढा ना, सॉल्यूशन ढूँढने के बाद उनको स्पेशल फैसिलिटी दी जाएगी, इसीलिए संघ शासित राज्य ऐसा नाम दिया गया उसे और भारत का ही हिस्सा है आज भी। ठीक है? ठीक है, शिवा? यस टीचर। हाँ, थैंक यू टीचर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसका हैंड रेज़? शिवा का हो गया। और भी? नेक्स्ट? किसी के क्वेश्चन नहीं है?
रिवीजन था ना आज, अच्छे से समझ में आ गया सबको लग रहा है। हेलो मिस। हाँ नाम बोलो। आर्यन। हाँ आर्यन, नाम आपने हैंड रेज नहीं किया था ना। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। आर्यन यादव। हाँ आर्यन, आर्यन, हाँ आर्यन बोलो। हेलो मिस, पंजाब में असंतोष क्यों हुआ? पंजाब में असंतोष इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे शांति नहीं थी। वहाँ के लोगों के जो अलग अलग डिमांड थे, जैसे राजनीतिक जो अकाली दल के लोग थे, उनका क्या डिमांड था कि पंजाब के जो चंडीगढ़ है वो पंजाब को दिया जाना चाहिए। जो भी उनके डिमांड्स थे, डिमांड्स तो ठीक है, डिमांड्स जो था वो ठीक था। तो चंडीगढ़ पंजाब को देने चाहिए। और फिर पंजाबी भाषा के लोग हैं, जहाँ पे रह रहे हैं उस प्रांत को भी पंजाब में समाविष्ट करो। उनके बहुत सारे डिमांड थे। तो जब वहाँ डिमांड बढ़ते हैं तो असंतुष्टि की भावना आ जाती है ना, लोगों के अंदर आ जाता है कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं। जैसे मुंबई में ही थोड़े जब दंगे होने लगते हैं, मुंबई में आप लोग ने देखा रहेगा पिछले 2-3 साल में 1-2 बार दंगे हुए थे, तो हमारे अंदर असुरक्षा की भावना आ जाती है ना, डर लगने लगता यस है, टीचर। हम लोग हाँ। असंतुष्ट हो जाते हैं, डर लगने लगता है। उसी तरह से पंजाब में असंतोष की भावना आई थी। जो लोगों के डिमांड्स थे, स्वर्ण मंदिर में आके आतंकवादियों ने पनाह ले ली थी, तो लोगों में असंतोष की भावना आ गई थी, अगर हमले हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। उसे बोलते हैं असंतोष की भावना, संतुष्ट नहीं, सुरक्षित, असुरक्षा की भावना मन में आ जाती है। ठीक है। हेलो मिस, एक और मेरा सवाल है। हाँ बोलो। मिस, जो ये मिजोरम में संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, इसमें मतलब क्या होता है संघ शासित प्रदेश का वही दर्जा देने से? संघ शासित प्रदेश मतलब जो मिजोरम जो राज्य था, उन्होंने क्या बोला था, पहले तो हमको अलग कंट्री बनना है, हमें राज्य बनना ही नहीं, भारत का हिस्सा बनना ही नहीं, हमें अलग देश ही बना दो। तो उसको बहुत जो बातचीत करके समझा के फिर बाद में उसे संघ शासित प्रदेश राज्य का दर्जा दिया गया। मतलब अधिक फैसिलिटी दी गई उसको, बाकी राज्यों को भी फैसिलिटीज मिलती है, उसे थोड़ी अधिक फैसिलिटीज दी गई। ठीक है। ऐसे टीचर नागालैंड के भी साथ हुआ ना? बस बस नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, जो 8 राज्य है पूर्व साइड में। मैंने आप लोग को अभी ये दिखाया था ना, रुको फिर से दिखाती हूँ। अ, भारत का मानचित्र दिखाया ना अभी। यस टीचर। एक मिनट फिर से दिखाती हूँ कहाँ है वो 8 राज्यों का। हाँ इन 8 राज्य, ये देखो मैंने अलग से भी निकाला, ये देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड दिख रहा है ना। ये यस पूर्व टीचर। साइड के भारत है, पूर्व साइड के राज्य हैं। इन सभी लोगों का जो प्रॉब्लम था कि हमको अलग राज्य ही, अलग देश ही बनना है, सबका यही डिमांड था। तो इन सबको विचार विमर्श करके, बातचीत करके फिर इन्हें संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। संघ शासित, आठों। सॉरी संघ हेलो शासित। टीचर, आठों राज्यों को? हाँ तो हमने यही पढ़ा ना अभी तक, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। मणिपुर, मेघालय, हाँ नागालैंड, हाँ सिक्किम, त्रिपुरा। हाँ। थैंक यू टीचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया रहेगा तो मैं ही क्वेश्चन पूछूं। हाँ आरिबा, आरिबा गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। मिस, क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब में है ना, इतना तो पता होगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। यस मिस। स्वर्ण मंदिर है, उसमें आतंकवादी आकर घुसपैठ कर लिए थे। किस लिए आके बैठे रहेंगे, पन, उनका जो मिशन रहेगा, जो उनके प्लान्स रहेंगे, उस हिसाब से आतंकवादी आके बैठ गए थे स्वर्ण मंदिर में। जिस तरह जैसे वहाँ की असंतोष की भावना आ गई थी लोगों में, लोग डरे हुए थे, तो उस टाइम सरकार का जो मुख्य काम था आतंकवादी को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालना। अब उनको किस तरह से बाहर निकालना जाएगा, तो उनका एक प्लान होता है ना, तो वो उन्होंने एक मिशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार ये मिशन चालू किया गया। और 3 जून को 1984 की सुबह में ये मिशन चालू किया गया और 6 जून को ये समाप्त हुआ, और इसमें भारत सक्सेस हुआ। ठीक है। आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार।
उसके बाद दूसरी बार फिर से आतंकवादी आ गए थे, उनको भी फिर से बाहर निकालने के लिए किया गया था, तो जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ठीक है। हेलो टीचर। हम्म, टीचर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहा है? आचार्य शर्मा। आंचल, आंचल शर्मा। हाँ आंचल बोलो। टीचर मिजोरम का क्या मतलब है? मिजोरम राज्य है बेटा, उसका नाम है, राज्य का नाम है, जैसे मुंबई है ना, यस यस टीचर। मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब कैसे राज्य के नाम है ना, यस टीचर। वैसे ही मिजोरम। ठीक है। थैंक यू टीचर। ओके, और भी किसी को क्वेश्चन? ये कौन है? एक मिनट, नहीं नहीं, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया। चलो ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन करती हूँ। नहीं धीरे नहीं, सर है सुमित। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, टीचर, पूर्वोत्तर भारत की समस्या कौन कौन सी थी? सुमित, पूर्व साइड के जो कितने पूर्व साइड, अच्छा ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसी में आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा वेट करो। मैं आप ही मुझे, तो जो मैं क्वेश्चन करूंगी मुझे आंसर देने के लिए सिर्फ हैंड रेज करना, जिनके जिनके हैंड रेज रहेंगे, और जरा सुमित ध्यान से सुनना, आपका भी आंसर यहीं पे मिलने वाला है। अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव में क्या मांगे रखी थी? जिसको आंसर आता है हैंड रेज करो। अकाली दल ने आनंदपुर शाही प्रस्ताव में क्या मांग रखी थी? बहुत इजी चैप्टर है। अभी तक आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैंने आंसर दिया, अब मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग आंसर दो। अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्या मांगे की? ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, जस्ट मुझे जानना है कि आप लोगों को कितना समझ में आया, और स्टार्टिंग में ही मैंने पढ़ाया। ये कौन है? पर प्रवीण देव गौतम, प्रवीण देव। यस टीचर। हाँ, तो आप आंसर दोगे? अकाली दल के जो लोग थे उनके क्या डिमांड्स थे? उन्होंने जो अपना प्रस्ताव बनाया था, आनंद शाही प्रस्ताव, तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या डिमांड्स किए थे? अकाली दल ने वर्ष 1973 में के अनुसार चंडीगढ़ बेटा किताब सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप किताब रीडिंग कर रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, जैसा आपको समझा है आप अपनी लैंग्वेज में मुझे बताओ ना, तब ना मुझे समझ में आएगा कि आपको समझा। सिर्फ उनके आप मुझे सन नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, सन बाद में आप लोग देख के याद कर लेना, मुझे सिर्फ ये जानने का था उनके डिमांड्स क्या थे। फटाफट किताब रीड, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ पूछ के, जब आप लोग किताब ही रीडिंग कर रहे हो। अकाली दल ने पंजाब को मांगे। हाँ, क्या क्या मांगे थी, क्या क्या डिमांड थे उनके? पंजाब की मांग की। हाँ, और बहुत सारी मांगे थी ना। अमृतसर। अरे बेटा ऐसे ही बोलोगे, थोड़ा अच्छे से बोलो। अकाली दल ने पंजाब और मैं अमृतसर। बताऊं? एक मिनट, क्या नाम है? प्रवीण, वेट यस। करो, कोई और भी बोलने वाला है, उसका आंसर ध्यान से सुनो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, कौन बोल रहा है? रोशनी, रोशनी ना? यस टीचर। हाँ रोशनी बोलो, यस टीचर। बोलो डिमांड्स क्या थे? अकाली दल ने चंडीगढ़ पंजाब भाषाई क्या, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आवाज वृद्धि क्लियर नहीं है, रुको। पंजाब। रोशनी पहले आवाज तो क्लियर होने दो बेटा। हाँ फिर से बोलो, पहला डिमांड क्या था? अकाली दल ने चंडीगढ़ पंजाब को दे। हाँ ये पहला डिमांड, वेरी गुड। दूसरा डिमांड क्या था उनका? बाकी किसी भी राज्य में पंजाबी जो भाषाई प्रांत। हाँ जो हाँ बाकी जो भी राज्य में पंजाबी भाषा के पंजाब लोग भाषा रहते के हैं लोग उसे रहते हैं भी वो पंजाब पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। ओके, तीसरा, तीसरा डिमांड कौन सा था?
पंजाबी भाषा का समाविष्ट हो। हाँ, अरे बाबा, तीसरा डिमांड मतलब पंजाबी सेना में वृद्धि हो। सिखों की, हाँ, सिखों की संख्या की वृद्धि होनी पंजाबी चाहिए, सेना में वृद्धि पंजाबियों हो। की वृद्धि होनी चाहिए। और चौथा, पंजाब राज्य को, जो पंजाब राज्य है उससे अधिक इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। प्रवीण, उसको स्वायत्तता। हाँ, स्वायत्तता, वही अधिक, सेम, अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। आया प्रवीण समझ में? डिमांड्स कौन कौन से थे? पहला डिमांड था कि पंजाब के, उनके पंजाब को चंडीगढ़ दे। दूसरा, बाकी राज्य में जो पंजाबी भाषा के लोग जो रह रहे हैं उन राज्यों को भी पंजाब, उन प्रांत को भी पंजाब का हिस्सा बनाया जाए। और सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि की जाए और पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्त मिलना चाहिए। ये 4 डिमांड्स थे। और कौन है? सुमित, वेरी गुड। रोशनी, रोशनी वेरी गुड। सुमित, हेलो टीचर। आंसर बोलना है। यस हाँ, टीचर। सुमित का तो क्वेश्चन था ना। हाँ, आंसर बोलो, बोलो। टीचर कुछ नहीं टीचर, संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? वो मैं बताती हूँ, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दो। हेलो टीचर। हाँ, किसका? टीचर मैं बताऊं? कौन बोल रहा है नाम? आर्यन। आर्यन, हाँ बोलो। प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, चंडीगढ़ पंजाब को दिया हाँ, जाए हाँ, पहला डिमांड। और अन्य राज्यों के पंजाबी भाषी प्रांत पंजाब में सम्मिलित किए जाए। वेरी गुड। हाँ। सेना में पंजाबी भाषियों की संख्या बढ़ाई जाए। हम्म। पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दी जाए। हाँ, और बस उतना ही है। वेरी गुड, जैसी वेरी गुड जैसी आर्यन, अच्छा आंसर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी किसी को आंसर आ रहा है? सबको, सबका टर्न आएगा। आर्यन ने बोल दिया। डॉली, डॉली, आप लोग को लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, डॉली बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। हाँ, हाँ, बोलो डॉली। आनंदपुरी प्रस्ताव में चंडीगढ़ चंडीगढ़ को पंजाब देने की बात कही गई थी। हेलो मैम। हाँ, हाँ, जो चंडीगढ़ है वो पंजाब का हिस्सा बने। हाँ, और इनकी भाषाओं की समाविष्टि की जाए। भाषाओं के समावेश नहीं, मतलब बाकी प्रांत में जो पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको हाँ। भी पंजाब में समाविष्ट किया जाए। ऐसे थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ऐसे आंसर दोगे। नेक्स्ट। और ये सेना में पंजाबी भाषाओं की वृद्धि बढ़ाई जाए। पंजाबी भाषाओं की नहीं बेटा, सेना में सिखों की संख्या में वृद्धि की जाए। भाषा की बात नहीं होनी, मतलब सेना में जो सैनिक होते हैं उसमें पंजाबियों की अधिक नियुक्ति की जाए। जो सिख, सिख मतलब पंजाबी, आपने भाषा हाँ। बोला, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्त दे। मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन। और समझ लो सबको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लर्न हो गया। ये कौन है? मोहम्मद आहद, आहद बोलो। टीचर ये संप्रदायवाद को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? टीचर सेकंड क्वेश्चन। क्या बेटा? क्वेश्चन अभी तो मैं कर रही हूँ, क्या पूछ रहे? संप्रदायवाद। हाँ टीचर इसका आंसर। ठीक है, वो अभी अभी तक मैंने जितना पढ़ाया ना, मैं उसका क्वेश्चन पूछ रही हूँ। संप्रदायवाद नेक्स्ट टॉपिक में है, लेकिन तो भी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अभी देती हूँ। पहले मैं अगला क्वेश्चन कर लूँ पहले। टीचर मेरे को पता है वाला आंसर। अरे बेटा, इसीलिए इतना चैप्टर आप ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया, इसके आगे का जो टॉपिक है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो बाय।